हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 18। ठीक है, और एक अच्छी चीज, इस चैप्टर के पढ़ने के साथ ही ये चैप्टर एक्चुअली रह गया था, इसके बाद वाले चैप्टर्स मैंने पहले करा दिए थे। ठीक है, ये चैप्टर के बाद कंप्लीट जो सिलेबस है डी फार्म सेकेंड ईयर का आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, नोट्स के साथ। नोट्स आपको कहाँ मिल जाते हैं? डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये हमारा ऐप है और जितना भी यूट्यूब पे वीडियो है उन सबका नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा ऐप है माय नर्चर के नाम से। लाइव क्लासेस जुड़ना चाहते हो तो लाइव क्लास, जैसे कि याली क्लासेस सारी मैं लाइव क्लास वाले ही क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। तो लाइव क्लासेस जुड़ सकते हो आप लोग। लेक्चर नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, प्लस एमसीक्यू वगैरह सब डिस्कस करते हैं। हाँ, कोर्स केवल 1100 रुपए का है और इसमें आप लोगों को फर्स्ट ईयर का कोर्स भी इंक्लूड रहता है, क्योंकि एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन साथ में चलती है। तो अगर किसी बच्चे का फर्स्ट ईयर में कोई बैक लगा हुआ है एक या दो सब्जेक्ट्स में, तो सेकंड ईयर के साथ साथ फर्स्ट ईयर का कोर्स उसको अवेलेबल रहेगा। ठीक है, चलिए क्लियर है सारी बातें? स्टार्ट करें, आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स चैप्टर नंबर 18 बायो एथिक्स। ठीक है, बायो एथिक्स में क्या है हमारे पास? बेसिक कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल और आईसीएमआर नेशनल एथिकल गाइडलाइन। बायो एथिक्स है क्या, बेसिक सब बता दूं। जैसे जैसे हम लोग एडवांस होते चले गए तो हमको रिसर्च की और लोगों को जो इलाज करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होने लगी कि वहां पर एक ये हमको सोचने मजबूर होना पड़ा, क्या ये चीज सही है? दया मृत्यु, कोई एकदम पूरी तरीके से डैमेज है किसी की बॉडी और वो चाहता है कि मैं मर जाऊं, क्योंकि अब उसके बॉडी पार्ट सही नहीं हो सकते, 4-5 साल जिएगा, रगड़ रगड़ के जी रहा है, तो वो दया मृत्यु चाहता है। तो क्या उसको दया मृत्यु देना सही है? ठीक है, जब हम रिसर्च करते हैं तो क्या जिन लोगों पर रिसर्च किया जा रहा है, नो डाउट उनको कई बार नुकसान हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो कंपनी कंपनसेशन देती है, बट क्या ये सही है? क्योंकि किसी का तो नुकसान हो ही गया है। तो यही बायो एथिक्स है, इसी के बारे में ले दे करके सारा कॉन्सेप्ट, पेशेंट, उनके ऊपर जो इलाज हो रहा है, इसके इर्द गिर्द सारी चीजें घूमेंगी और हमको समझना है कि एथिकल, अगर समझा जाए बेसिक कॉन्सेप्ट में कि बायो एथिक्स क्या है, तो बायो एथिक्स कुछ नहीं है, इंसानियत, यानी कि जो लोग सॉरी डॉक्टर्स हैं, जो लोग दवाइयां दे रहे हैं पेशेंट को, वो इंसानियत के नाते, नैतिकता के नाते उनके क्या दायित्व हैं, वो सारी चीजें यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। तो डिफाइन बायो एथिक्स, अगर बायो एथिक्स को डिफाइन करने को आ जाए या इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जानने को आ जाए, तो ये बातें आप डिफाइन करेंगे। बायो एथिक्स इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड। ये अकेला एक चीज नहीं है कि एक सब्जेक्ट है कोई, इसके अंदर कई सारी चीजें मिल करके काम करती हैं। ठीक है, दैट डील्स विद द, अच्छा मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड क्यों है, क्यों कई सारी फील्ड इसमें इन्वॉल्व होती हैं? क्योंकि ये डील करता है एथिकल, क्या चीज नैतिक है, नैतिकता के नाते, इंसानियत के नाते क्या चीजें सही हैं, सोशल, समाज के नाते क्या चीजें सही हैं, एंड लीगल इश्यूज, कानूनी तौर पे क्या चीजें सही और गलत है, इन सब चीजों को डील करते हैं बायोएथिक्स के अंदर। ठीक है, तो बायोएथिक्स क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, दैट डील, जो कि डील करती है इन सब इश्यूज को लेकर के जो अराइज होते हैं फ्रॉम, ये आए क्यों इश्यूज, ये दिक्कतें क्यों आने लगी? क्योंकि हम लोग एडवांसमेंट में चले गए, बहुत ज्यादा तरक्की कर ली हम लोगों ने बायोलॉजी में, मेडिसिन में और हेल्थ केयर में। तो कई बार ऐसे कुछ क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं कि क्या नैतिकता के नाते ये चीजें सही हैं? देखेंगे अभी क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, इट एड्रेसेस, एड्रेसेस मतलब ये कहते हैं ना किसको, इट एड्रेसेस क्वेश्चंस अबाउट, यानी कि किस प्रकार के क्वेश्चन ले रहा है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन लेता है अबाउट लाइफ, लोगों की जिंदगी के बारे में, हेल्थ के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, एंड द वेलबींग ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स के बारे में। ठीक है, इन्हीं लोगों के लेकर के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रहते हैं। बायोएथिक्स की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, मैं बताता हूँ। द टर्म बायोएथिक्स, ये डेफिनेशन हमारी खत्म हो गई। ये टर्म को दिया किसने था? बायो मतलब लाइफ, इथोस मतलब मोरल नेचर या बिहेवियर, मोरालिटी के नाते, नैतिकता के नाते। ये कॉइन किया था पहली बार एक्चुअली 1927 में बाय फ्रिट्ज झार ने, और एक्चुअली ये टर्म्स थोड़ा सा लिमिटेड रह गया। ठीक है, बहुत ज्यादा उस समय व्यापक नहीं हो पाया और थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा सा हटके था। ठीक है, लेकिन बाद में जो बायोएथिक्स था बहुत ज्यादा फेमस हुआ जब इसको एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट वैन रैंसेलर पोर्टर, ये नाम आप याद रखेंगे, आंसर में ये टिक करेंगे,
क्योंकि हुआ क्या था, जब 1970 में इन्होंने बायोएथिक्स को लेकर के डिटेल किया तो पूरी फील्ड और बहुत बड़े लेवल पे कवरेज हुआ था। ठीक है, कवरेज हुआ मतलब ये फैला और हर एक चीज कवर की गई थी। वाइल जहार कंसेप्ट वॉज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो जहार थे उनका कॉन्सेप्ट वॉज इन्फ्लुएंशियल इन सम रीजन, कुछ ही हिस्सों में था, बल्कि जबकि जो पोर्टर्स की डेफिनेशन थी उसने गेन किया मच वाइडर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। तो बहुत ज्यादा व्यापकता जो थी वो पॉटर की डेफिनेशन ने पाई, इसीलिए इसके आंसर में 1970 और पॉटर पे ही टिक करना है। कंफ्यूजन यहां पे मैंने दूर कर दी। ठीक है, अब बात करते हैं बायोएथिक्स की जरूरत क्यों पड़ रही है। एथिकल डायलेमा, डायलेमा का मतलब होता है असमंजस, नैतिकता। हम लोग फंस जाते हैं कि यार ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, जैसे कि किसी इंसान, मैंने बताया भी यूथनेसिया का बहुत कॉमन एग्जांपल दिया कि किसी आदमी का हाथ पैर पूरा डैमेज हो गया, लेकिन उसके बाद भी उसे वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, तो वो चाह रहा है कि मुझे दया मृत्यु मिल जाए। नैतिकता के नाते तो भाई हम किसी जान लेना सही नहीं है, लेकिन वो जिस हिसाब से तड़प रहा है उसको देखते हुए दया मृत्यु दे देनी चाहिए। तो खैर ये सब फैसले कोर्ट वगैरह करते हैं, कोर्ट में जाती सारी चीजें ये, लेकिन क्या कैसे ये चीज फैसला किया जाए, ऐसे जब सवाल फंसते हैं। ठीक है, तो बायोएथिक्स ऑफन अराइजेज इन सिचुएशन, कई सारी सिचुएशन में आती है वेयर मोरल डायलेमा अपीयर, है ना, एक मोरल नैतिकता के नाते असमंजस पैदा हो जाती है। जैसे कि पेशेंट ऑटोनॉमी एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ऑटोनॉमी हो गया पेशेंट की जो डिग्निटी है, पेशेंट का जो रेस्पेक्ट है वो कितना, ठीक है, और इन्फॉर्म्ड कंसेंट, हर चीज क्या पेशेंट को बतानी है। हम लोग कहते हैं पेशेंट को बता देंगे पेशेंट डर जाएगा, और पेशेंट को बतानी भी है ताकि वो अपना इलाज को सही रूप से कर सके। तो असमंजस है यहाँ पर। एंड ऑफ लाइफ केयर एंड यूथनेसिया, है ना, वेंटिलेटर से कई बार हटा देते हैं कि ठीक है अब ये कोमा में है, हटा दो वेंटिलेटर, कोई मतलब जिंदा नहीं है, या यूथनेसिया, कितना सही कितना गलत। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड क्लोनिंग, जो हम क्लोनिंग कर रहे हैं, दूसरे जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जीन्स में चेंजेस लेके आ रहे हैं और क्लोन बना देते हैं, तो फायदा भी हो रहा है लेकिन नुकसान भी है, कितना सही कितना गलत, डिबेट के टॉपिक हैं ये सारे। इंसानियत को खतरा भी है, नुकसान भी है, खतरा भी है और फायदा भी है। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड एलोकेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या, ये सही मतलब एक तरह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आप सब लोग कहेंगे कि सर ये तो सही है, लेकिन किसी का तो लगा लिया ना, किसी जिंदा इंसान ने सब अपनी एक किडनी दे दी, उसकी तो एक किडनी कम हो गई ना, एक इंसान बच गया लेकिन एक की कम भी तो हो गई। तो ये नैतिकता के नाते फंसता है मामला। एक इंसान तर्क कर रहा है कि भाई उसकी कुदरती खराब हो गई तो उसकी मौत भी कुदरती हो जाएगी, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसकी लगा दो उसमें तो बच जाएगा, पर फिर उसकी बचाने के चक्कर में इसकी भी आधी जिंदगी मतलब किडनी आधी रह जाएगी, उसकी भी हो सकता है मौत जल्दी हो जाए। ये ऐसे बहुत सारा बड़ा टॉपिक डिबेट होता है ये। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। रिसर्च एथिक, हम लोग रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं जानवरों के ऊपर, अंधाधुंध मार रहे हैं या फिर काट कूट देते हैं, इंजेक्शन लगा दिया, दर्द रहा है, तड़प रहा है। ठीक है, हेल्थ केयर डिस्पैरिटी एंड एक्सेस, हेल्थ केयर में भेदभाव है, आप लोग देख सकते हैं अमीर गरीब का, और है ना, जहाँ पे कहीं बहुत अच्छी फैसिलिटी है कहीं नहीं है, एक्सेस हर किसी को नहीं है। एनवायरमेंटल एथिक्स एंड पब्लिक हेल्थ, तो एनवायरमेंट को लेकर के हम लोग क्या ना लेते हैं कूड़ा करकट जो भी होता है, अभी हमने लास्ट पढ़ा था बायोमेडिकल मैनेजमेंट वाला, हम एनवायरमेंट में ऐसे फेंक देते थे, पहले एनवायरमेंट गंदा हो रहा था, तो इस तरीके से पब्लिक हेल्थ भी डिस्टर्ब होती थी। तो ये इस टाइप के कुछ टॉपिक्स हैं, ये तो कुछ हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां से एथिकल डायलेमा क्रिएट होता है। जब ये क्रिएट होगा तो फिर बायोएथिक्स ऑटोमेटिक क्या होगी, जन्म ले लेगी। क्लियर है बातें। अब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, कई सारी डिसिप्लिन यानी कि फील्ड यानी कि सब्जेक्ट्स मिल करके इसको सॉल्व करती हैं। बायोएथिक्स इंटीग्रेट, जोड़ता है नॉलेज ऑफ फ्रॉम वेरियस फील्ड, कई सारी फील्ड की नॉलेज लगती है तब जाके इसका आंसर मिलता है, जैसे कि फिलॉसफी, सोशियोलॉजी सामाजिकता का, लॉ कानूनी, थियोलॉजी धर्मशास्त्र भी देखना है हमको। ठीक है, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस, ये सब सब्जेक्ट्स के जो धुरंधर होते हैं वो लोग बैठते हैं, अपना अपना तर्क रखते हैं, फिर उसका एक वो निकल के आता है, सोल्यूशन निकल के आता है। ठीक है, साइंस टू इवैल्यूएट, इसको जांचते हैं ये सब मिलकर के और रिजॉल्व करते हैं किसी एथिकल प्रॉब्लम को, किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, आप डायरेक्ट चाहो तो टेबल बना दें। ठीक है, और टेबल नहीं बनानी है तो प्रिंसिपल का नाम लिखा, उसको डिफाइन किया, एग्जाम्पल दे दिया, ऐसे कर सकते हैं। तो जैसे ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब क्या है,
रेस्पेक्टिंग द पेशेंट्स राइट, पेशेंट्स के जो अधिकार हैं उसका रेस्पेक्ट करना, टू मेक देयर ओन डिसीजन अबाउट देयर हेल्थ, उसको बता दो भाई कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, फिर वो खुद डिसीजन लेगा उसे करना क्या है, आप जबरदस्ती उसको दवाइयां दे करके या कुछ करके नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट बिफोर सर्जरी और ट्रीटमेंट, कोई भी आप ट्रीटमेंट चला रहे हैं या सर्जरी करने जा रहे हैं उससे पहले आप उसको इन्फॉर्म करेंगे, उसका कंसेंट लेंगे, उसकी मंजूरी लेंगे कि भाई ये दिक्कत, हम ऐसी दवाई चलाना चाहते हैं, चलाएं, ठीक है। नेक्स्ट है बेनेफिसेंस, यानी कि एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के हित में सबसे बेस्ट जो हो सकता है वो काम करना है, यानी कि डूइंग गुड, यानी कि गिविंग ट्रीटमेंट दैट विल बेनिफिट द पेशेंट एंड इंप्रूव हेल्थ, हमेशा हमको वो ट्रीटमेंट देना है जिससे कि उसकी हेल्थ अच्छी हो। तो खराब कौन करता है, कोई नहीं करता खराब, ठीक है, बट कई बार ऐसा हो जाता है ना कि गलती हो जाती है, तो बस वो चीज ना हो। नॉन मेलेफिसेंस, यानी कि डू नॉट हार्म, अवॉइड कॉजिंग अननेसेसरी हार्म और इंजरी, अगर कोई अननेसेसरी हार्म या इंजरी बचाई जा सकती है तो उसे रोकना है। एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, अवॉइड प्रिस्क्राइबिंग अननेसेसरी हार्मफुल ड्रग्स और रिस्की प्रोसीजर्स, कोई चीज सिंपल तरीके से हो सकती है तो वो सिंपल तरीके से उसका ऑपरेशन कर दें, कोई बहुत ज्यादा ये नहीं कि जैसे हार्ट में स्टेंट वगैरह लगाना है तो ये नहीं कि पूरा ओपन हार्ट सर्जरी कर दो, अब वो तो स्टेंट तो अब बिना उसके ओपन सर्जरी के लग जाता है। बेवजह की फालतू मेडिसिन मत लिखो, नुकसान होगा उससे, ठीक है। जस्टिस, फेयर एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज एंड ट्रीटमेंट, सभी को इक्वली हेल्थ केयर के जो रिसोर्सेज हैं, जो साधन हैं और जो ट्रीटमेंट है वो देना है। फॉर एग्जाम्पल हर पेशेंट को इक्वली ट्रीट करना है रिगार्डलेस ऑफ, ये नहीं देखना है कि उसका सोशल या इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, अमीर है कि गरीब है, जात पात, ये सब देख करके काम नहीं करना है, ये है जस्टिस। दीज आर द 4 प्रिंसिपल्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, तो प्रिंसिपल से बहुत ज्यादा संभावना होती है, एक प्रिंसिपल और एक ICMR गाइडलाइन, यहां से डाटा आ जाता है और बायोएथिक्स की डेफिनेशन तो होगी हमारी, ठीक है। अब यहां पे जितने वर्ड ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, नॉन मेलेफिसेंस, जस्टिस, ये आपको याद करने हैं, ठीक है, इनका मीनिंग क्या होता है ये अभी आगे रिपीट होते रहेंगे तो समझ जाना। इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब समझ गए, हमको पेशेंट को सब कुछ इन्फॉर्म करना है, बताना है, ठीक है। ओके, हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। हिस्ट्री, थोड़ा सा हिस्ट्री होती है, बच्चा यहाँ से बोर होता है बट करना तो है, ठीक है। तो हिस्ट्री के बारे में बात करें तो क्या कह रहा है, वाइल द टर्म बायोएथिक इज मॉडर्न, ये टर्म नो डाउट 1970 के बाद फिर बहुत ज्यादा प्रचलन में आया, बहुत ही मॉडर्न है, बट द क्वेश्चंस इट एड्रेसेस, इसके अंदर जो सवाल हैं जिनको कि ये मेंशन करता है, आर एंशियंट, वो बहुत पुराने हैं, ठीक है। एथिकल गाइडलाइंस फॉर हीलर्स अपीयर इन टेक्स्ट लाइक हिप्पोक्रेट्स ओथ, ठीक है। एथिकल गाइडलाइन की अगर हम बात करें फॉर हीलर्स, जो हील करते हैं, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं डॉक्टर्स वगैरह के लिए, वो हिप्पोक्रेट्स के जो टेक्स्ट वगैरह हैं जो लिखे थे उनमें तक हमको बायोएथिक्स दिखाई पड़ती है। कैसे, विच उन्होंने सबसे पहले क्या कहा था, एस्टेब्लिश किया था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉन मेलेफिसेंस, यानी कि डू नॉट हार्म। उन्होंने कहा था कि पेशेंट को हमेशा उसके बीमारी को कॉन्फिडेंस रखना है और ऐसे ट्रीट करना है कि उसको हार्म ना हो। तो ये क्या था, दिस इज द बायोएथिक्स। तो बायोएथिक्स उस समय अलग से फील्ड नहीं थी, लेकिन बायोएथिक्स की चीजें होना स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल है। अब क्रोनोलॉजी समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत नो डाउट हम लोग हिप्पोक्रेट की ओथ से ही करेंगे, उसके बाद न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स, न्यूरेमबर्ग कोड, देन डिक्लेरेशन ऑफ जेनेवा, डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी, एथिक्स एंड क्लिनिकल रिसर्च, हेनरी बीचर्स, ठीक है, स्कैंडल ऑफ टस्गी, साइफिलिस स्टडी, साइफिलिस की स्टडी, साइफिलिस जो बीमारी है, ये कैसे कैसे क्या क्या हुआ था और यहाँ से क्या क्या चीजें निकल के बाहर आई थी। तो एक्चुअल में यहाँ पर कितना हो गया, 11 और 12, एक और है यहाँ मिस हो गया है, वो है उसमें क्या, इंडिया ने ICMR की जो गाइडलाइन स्टैब्लिश की है अभी लेटेस्ट 2017 में, ठीक है, ICMR गाइडलाइन। तो इनको बारे बारे समझते हैं। ये मैंने मेन वो दे दिया कि डेट आपको याद रखनी है, हिस्ट्री में कम से कम से 12 हैं, इसमें इंडिया का जिक्र जरूर करोगे और क्या क्या चीजें जिक्र करोगे वो बताऊंगा ये बाद में। फिलहाल सब देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। हिप्पोक्रेट की ओथ की बात करें तो 4th सेंचुरी BCE की बात है ये, ठीक है। वन ऑफ द अर्लीस्ट एथिकल कोड, एथिकल कोड के मामले में ये सबसे पुराना कोड था, एक तरह से लिखावट कह लो, ठीक है, मेडिसिन में। ये क्या करती है, एम्फेसाइज करती है, एम्फेसाइज मतलब जोड़ देती है बेनिफिसेंस, यानी कि एक्टिंग इन द पेशेंट्स बेस्ट इंटरेस्ट
पेशेंट के हित में ही सब कुछ करना है, नॉन मैलेफिसेंस, डू नॉट हार्म, और आपको ट्रीटमेंट ऐसा करना है कि उसको नुकसान ना हो। अब समझते हैं कि हिप्पोक्रेट की जो ओथ थी उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। ये तो हो गया उसका मेन थीम। देखो वो क्या क्या कह रहे हैं, समझते हैं। ठीक है, प्रैक्टिसिंग मेडिसिन टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी। कोई भी इंसान जो मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा है और जब वो पेशेंट का इलाज करेगा तो अपने नॉलेज का बेस्ट यूज करके पेशेंट को ठीक करेगा। शेयरिंग नॉलेज विद अदर फिजिशियन, अगर एक डॉक्टर के पास नॉलेज है तो वो दूसरे फिजिशियन या डॉक्टर को नॉलेज शेयर करेगा जब भी बात होती है। तो एम्प्लॉइंग सिंपैथी, सिंपैथी मतलब सहानुभूति रखेगा पेशेंट के साथ, ये नहीं कि अरे आओ जाओ अपना कमाना, ऐसा नहीं। कंपैशन, करुणा होनी चाहिए, एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पेशेंट के साथ। रेस्पेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ पेशेंट, पेशेंट की जो प्राइवेसी है उसको आप रेस्पेक्ट करोगे। हेल्पिंग टू प्रिवेंट डिजीज वेन एवर पॉसिबल, और जहां तक संभव होगा कोशिश करोगे कि बीमारी रोक सको। ठीक है, ये हिप्पोक्रेट की ओथ के अंदर दो हम लोग मेन पढ़ते हैं, जो कि सबसे बड़ा जो इसका जो पार्ट होता है, डू नॉट हार्म, नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी कीमत पे पेशेंट को, ये मेन थीम थी इसकी। ठीक है, हिप्पोक्रेट की ओथ को बता दोगे आप। देन जो हमारे पास सेकंड आता है और ये सबसे ज्यादा खतरनाक था, ठीक है, न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स। हुआ क्या था, नाजी हिटलर सब लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता हिटलर को। ठीक है, द न्यूरेमबर्ग एक सिटी है जर्मनी के अंदर, उसको वहीं पर चीजें हुई थी, मतलब कमेटी वमेटी बैठी थी करके, तो न्यूरेमबर्ग कोड, वहां पे ट्रायल्स वगैरह चले थे, कुछ ट्रायल्स मतलब कोर्ट कचहरी का काम हुआ था। उसमें हुआ क्या था समझो। न्यूरेमबर्ग कोड एस्टैब्लिश्ड एथिकल स्टैंडर्ड, इस कोड के तहत एथिकल स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं फॉर ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन। क्यों अचानक से ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन क्यों? एक्चुअली था क्या, जो नाजी था ना, उनका जो एट्रोसिटीज यानी कि अत्याचार जो था, आफ्टर द एट्रोसिटीज ऑफ नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट, नाजी ने, जो नाजी मतलब जो हिटलर थे, उनके कैंप में साइंटिस्ट रहा करते थे, वो जो क्या कहते हैं दुश्मन होते थे उनके सिपाहियों को पकड़ लेते थे, उनके ऊपर जेनेटिक टेस्ट, हर प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो क्या करते थे, वेपन्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो वो इतना ज्यादा खतरनाक था क्योंकि उनको दुश्मन को प्रताड़ित भी करना है, अपना एक्सपेरिमेंट भी करना, दोनों काम होते थे वहां पर। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, वो बहुत भयानक था। उसको अगर आप कभी मौका लगेगा तो पढ़ना कभी, भयंकर एकदम, मतलब दिल दहल जाएगा। खैर आगे आते हैं। तो कह रहा है फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर 2, ये वही की कहानी है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इट केम टू नॉलेज, ये नॉलेज में आया डेट नाजीज फिजिशियन, जो नाजी के डॉक्टर्स थे, फिजिशियन थे, हैड सबमिटेड ह्यूमन बीइंग ऑफ द कंसंट्रेशन कैंप। ठीक है, जो यातना शिविर के वो थे, ह्यूमन बीइंग थे जिनको यातना दी जा रही थी, टू जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, उनको जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए ले जा रहे थे। इन दिस रिस्पेक्ट द न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल ड्राफ्टेड इन 1947, और इसके रेस्पेक्ट में 1947 में एक तरह से कह लो कमिटी बैठती है, अ कोड नेम द न्यूरेमबर्ग कोड, और उसी के बाद उसका नाम पड़ गया न्यूरेमबर्ग कोड। ठीक है, दैट प्रिस्क्राइब दैट नो एक्सपेरिमेंट माइट बी परफॉर्म, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा ह्यूमंस के ऊपर विदाउट देयर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। कोई भी हो, चाहे वो कैदी क्यों ना हो आपका, बिना उसके परमिशन के आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, कहानी समझ में आ गई न्यूरेमबर्ग वाली, अभी आप लिख पाएंगे। अब इसके अंदर कुछ बातें थी कि जो कोड था इसके अंदर क्या क्या बातें थी, क्योंकि ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तो उसको लेके काफी कड़ाई से यहाँ पे कोड बनाए गए। तो कोड क्या बना, वॉलंटरी कंसेंट इज एसेंशियल। वॉलंटरी, जब तक खुद कंसेंट नहीं देता है, अपनी इच्छा जाहिर नहीं करता है कि जो क्या कहते हैं जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जब तक खुद नहीं बोलेगा कि हाँ ठीक है ओके हो मेरे ऊपर कर लो एक्सपेरिमेंट, तब तक नहीं करना है। इट मस्ट बी फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी, अगर कभी भी इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो वो सोसाइटी के बेहतरी के लिए होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप हथियार या औजार बना रहे हो। स्टडी शुड बी बेस्ड ऑन प्रीवियस एनिमल एक्सपेरिमेंट, पहले आप उसी एक्सपेरिमेंट को किस पे करोगे, जानवरों पे करोगे। ठीक है, शुड अवॉइड फिजिकल और मेंटल सफरिंग, जहां तक संभव हो आपका जो सब्जेक्ट है यानी कि जो इंसान है उसका फिजिकल मेंटल सफरिंग यानी कि सफरिंग मतलब एक तरह से यातना नहीं होनी चाहिए और किसी प्रकार से चोट नहीं लगनी चाहिए उसको। नो एक्सपेरिमेंट शुड बी कंडक्टेड इफ देयर आर चांस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी, डेथ और डिसेबिलिटी का अगर चांस है, मरने का या हाथ पैर टूटने का, अपंग होने का चांस है, तो एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा। तो ये देखो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, पहले से ही ये बायोएथिक्स स्टार्ट हो चुकी है हमारी, लेकिन अब हम डिटेल में हमारा 1970 के बाद आता है। रिस्क शुड नेवर बी एक्सीड द बेनिफिट, जो रिस्क है वो कभी भी बेनिफिट से ज्यादा ना हो, अगर बेनिफिट ज्यादा है तो ही आप एक्सपेरिमेंट करेंगे।
एडिक्वेट फैसिलिटी टू प्रोटेक्ट द सब्जेक्ट, पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए कि अगर मान लो कि इमरजेंसी आ जाती है एक्सपेरिमेंट करते वक्त तो आप पेशेंट को बचा सकें। कंडक्टेड ओनली बाय क्वालिफाइड साइंटिस्ट, ये नहीं कि यारा गहरा कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, केवल और केवल जो क्वालिफाइड साइंटिस्ट है वही इसको परफॉर्म करेंगे। सब्जेक्ट्स हैव द राइट टू क्विट द एक्सपेरिमेंट एट एनी टाइम, जो सब्जेक्ट है वो किसी भी समय एक्सपेरिमेंट से हट सकता है अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो, ठीक है, ये उसको बिल्कुल छोड़ दिया। साइंटिस्ट इन चार्ज मस्ट बी प्रिपेयर टू टर्मिनेट द एक्सपेरिमेंट, जो इंचार्ज साइंटिस्ट है वो किसी भी समय उसको टर्मिनेट कर सकता है व्हेन इंजरी, डिसेबिलिटी और डेथ इज लाइकली टू ऑकर। अगर उसे लगता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है यानी कि जो इंसान है वो इंजर्ड हो सकता है, डिसेबल हो सकता है, डिसेबल मतलब अपंग हो सकता है या मौत हो सकती है, वो किसी भी समय उसको बंद कर सकता है एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, तो ये न्यूरम्बर्ग के अंदर कोड आ गए, यही सारे आगे हम देखेंगे जो ICMR वाले हैं उसके अंदर भी आ जाएंगे। ठीक है, ओके, तो घटनाएं क्या क्या घटी, सबसे पहले उन्होंने कर दिया हिप्पोक्रेट्स ने, फिर ये न्यूरम्बर्ग में मतलब ये नाजी वाला कॉन्सेप्ट उठा कि भाई वहां पे प्रताड़ित हो रहे थे। जब जब घटनाएं घटती गई तब तब कोड आते रहे कुछ ना कुछ। 1948 में जेनेवा का डिक्लेरेशन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ था डेफिनेशन में समझते हैं। अब मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ हिप्पोक्रेटिक ओथ, ये कुछ और नहीं था, हिप्पोक्रेटिक ओथ का मॉडर्नाइज्ड वर्जन था, अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जगह अडॉप्ट किया गया। ठीक है, अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, एक तरह से पूरी दुनिया के द्वारा इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। आउटलाइनिंग द एथिकल ड्यूटीज ऑफ फिजिशियन, यहां पर फिजिशियंस की यानी कि डॉक्टर्स की क्या एथिकल ड्यूटीज हैं उसको डिटेल किया गया। रिलीवेंस समझते हैं कि बायोएथिक्स से किस तरह रिलीवेंस था, ये रीइंफोर्स करता है, रीइंफोर्स मतलब किसी चीज को और ज्यादा सहमत करता है, किसी चीज को और ज्यादा ताकत में लाता है। द फिजिशियंस कमिटमेंट कहता है कि फिजिशियन कमिटमेंट को रीइंफोर्स करता है और ज्यादा पावरफुल करता है कि भाई आपका कमिटमेंट है पेशेंट के लिए, पेशेंट के वेलफेयर के लिए, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, उसके रेस्पेक्ट के लिए। ठीक है, ये आपका काम है। ये जेनेवा में डिक्लेरेशन होता है, इसमें कुछ खास बातें नहीं, वही सारी बातें थी, बस और मजबूती के साथ प्रस्तुत किया गया। फिर 1964 में डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी, ये क्या चीज है समझते हैं डेफिनेशन से। अ सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स डेवलप्ड बाय, यहां पर कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स के सेट फिर डेवलप किए जाते हैं बाय WMA यानी कि वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, फॉर मेडिकल रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट। ये था फिजिशियन के लिए, अब किसके लिए, जिनके ऊपर रिसर्च हो रही है उनके लिए कुछ रूल्स कायदे कानून लाने की जरूरत पड़ी। यहां पर रिलेवेंस टू बायोएथिक्स, बायोएथिक्स के लिए हिसाब से कैसे करें, यहां पर एक्सपेंड किया गया न्यूरेमबर्ग कोड को, उनको थोड़ा और एक्सपेंड किया गया, एम्फेसाइज किया गया इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये बहुत जरूरी है। किस टाइप का एक्सपेरिमेंट होगा, क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे होंगे, वो सब आपको बताना पड़ेगा पहले ही। रिस्क मिनिमाइजेशन, रिस्क को आपको कम से कम कर रखना है। इंडिपेंडेंट एथिकल रिव्यू ऑफ रिसर्च प्रोटोकॉल, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट एथिकल रिव्यू, जो इंडिपेंडेंट एथिकल रिव्यू होता है, ठीक है, उसको लेकर के जोड़ दिया गया ऑफ रिसर्च प्रोटोकॉल, जो रिसर्च के प्रोटोकॉल्स एंड रूल्स हैं उसको। देन हाईलाइट द नीड फॉर रिसर्च टू बेनिफिट, हाईलाइट किया गया कि नीड फॉर रिसर्च टू बेनिफिट सोसाइटी व्हाइल प्रोटेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स राइट्स एंड वेलबींग, मतलब जो रिसर्च हो रही है वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए और पार्टिसिपेंट जो उसके अंदर है उनके हक और उनके वेलबींग को भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हेलसिंकी 1964 में आया। यहां पर ध्यान रखना ये ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च के लिए था और ये हमारा फिजिशियन के लिए था। ठीक है, फिर 1966 में एक और आता है हेनरी बीचर, द लैंडमार्क आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखा जाता है हेनरी बीचर जिन्होंने एक्सपोज किया, एक्सपोज करना मतलब किसी चीज को सामने लाना, किसी स्कैम को सामने लाना, एक्सपोज करते हैं। अनएथिकल प्रैक्टिस, अनएथिक प्रैक्टिस इन क्लिनिकल रिसर्च इंक्लूडिंग स्टडीज कंडक्टेड विदाउट कंफर्म कंसेंट। ठीक है, कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस चल रही थी, उसको लेकर के ये सामने लेकर के आते हैं। उन्होंने अपने उसमें आर्टिकल में लिखा कि किस तरह क्लिनिकल रिसर्च में अनएथिकल एक्टिविटी चल रही है। ठीक है, इसका रिलेवेंस क्या रहा बायोएथिक्स से, स्पार्क्ड पब्लिक अवेयरनेस, यहां से पब्लिक की अवेयरनेस बढ़ी, जब आर्टिकल छपा सबने पढ़ा तो पब्लिक भड़केगी भाई। एंड रिफॉर्म इन रिसर्च एथिक्स, और फिर रिसर्च की जो एथिक्स थी उसमें और भी ज्यादा चेंजेस लाए गए, रिफॉर्म किए गए। लेड टू स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, यहां बने लेकिन ये कुछ और स्ट्रिक्ट बने। एंड ओवरसाइट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, ओवरसाइट मतलब नजर रखना, जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स थे अब उनके ऊपर नजर रखी जाने
शुरू होती है यहाँ से। ठीक है, तो धीरे धीरे करके घटनाएं घटती हैं। छठे नंबर की आती है स्कैंडल ऑफ द टस्कीगी सिफिलिस स्टडी। सिफिलिस की स्टडी चल रही थी। सिफिलिस जो हमारी बीमारी होती है, एसटीडी बीमारी है जो, उसके ऊपर भी एक घटना घटी थी। यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस स्टडी 1932-72 पे डेट विदहेल्ड ट्रीटमेंट फ्रॉम अफ्रीकन अमेरिकन मैन विद सिफिलिस टू स्टडी द डिजीज प्रोग्रेशन इवन आफ्टर पेनिसिलिन बिकेम अवेलेबल। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या था कि ये जो यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस स्टडी कर रहे थे, ये स्टडी कर रहे थे डेट विदहेल्ड, विदहेल्ड मतलब रोक दिया ट्रीटमेंट को फ्रॉम अफ्रीकन अमेरिकन मैन। ठीक है, उनको सिफिलिस थी, टू स्टडी द डिजीज प्रोग्रेशन, की डिजीज का प्रोग्रेशन कैसा होता है अगर आप पेनिसिलिन है तो उसके बावजूद भी क्या उसका रिस्पॉन्स रहेगा, उसको ये लोग चेक कर रहे थे। ठीक है, अब देखो दिक्कत क्या थी, ये अफ्रीकन अमेरिकन ये चेक भी कर रहे थे, मतलब है ना उस समय काला गोरे का भेदभाव थोड़ा ज्यादा होता था। ठीक है, तो रिलेवेंस क्या था, ये हाईलाइट करता है इशू ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कि आप टेस्ट भी कर रहे हो तो काला गोरा देख करके इन्फॉर्म कंसेंट नहीं ले रहे हो। ठीक है, एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन। वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है बच्चे, बूढ़े, प्रेग्नेंट महिलाएं, इनको नुकसान जल्दी हो जाएगा, आप इनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एथिकल गाइडलाइन एंड ओवरसाइट बॉडी। फिर से एथिकल गाइडलाइंस और बनती हैं, ओवरसाइट बॉडी बनती है जो निगरानी रखेगी, सच एज इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स। ये जो संस्था बनी है जो इस तरह के जो स्टडी होंगी जिनकी नजर रखेगी, तो ये संस्था का गठन यहां से होता है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड का। तो कुछ ना कुछ घटना घटी है जो अनएथिकल थी, उसके चलते फिर कुछ ना कुछ नए रूल रेगुलेशन आते रहते हैं। फिर 1974 में देखें क्या हुआ था, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट ऑफ बायोमेडिकल एंड बिहेवियरल रिसर्च। तो यहाँ पर जो ह्यूमन सब्जेक्ट्स थे उनके प्रोटेक्शन के लिए बात हुई। यहाँ पर क्या था, यूएस फेडरल कमीशन एस्टेब्लिश्ड, एक यूएस फेडरल कमीशन, अगेन कह लो यूनाइटेड स्टेट में एक कमिटी गठित होती है जो टू डेवलप एथिकल गाइडलाइन, जो कि एथिकल गाइडलाइन को डेवलप करेगी फॉर रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट। ऐसे रिसर्च जिसमें इंसानों को सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उनके लिए क्या था, कुछ गाइडलाइन तैयार करने थे। पुराने भी थे, फिर जरूरत पड़ी तो फिर गठित हुआ क्या, रिलेवेंस ऑफ बायोएथिक्स क्या रहा है इसका, इस जो कमिटी थी उसने बेलमोंट रिपोर्ट दी अपनी 1979 में, विच आउटलाइन एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर रिसर्च, जिसने रिसर्च के लिए एथिकल प्रिंसिपल्स के पूरा आउटलाइनिंग करी। इसने वकालत करी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन, कि भाई जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करो। एंड द एथिकल कंडक्ट ऑफ रिसर्च, और जो रिसर्च होनी चाहिए वो एथिकल तरीके से होनी चाहिए, नैतिकता के रूप में सही होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये गठन हुआ था बेलमोंट रिपोर्ट। बेलमोंट रिपोर्ट क्या थी, बेलमोंट रिपोर्ट बोलती है आ फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट इन बायोएथिक्स, एक अच्छा खासा मतलब एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट, मतलब बायोएथिक्स का जो स्थापना हुई वो कहीं ना कहीं यहीं से होती है, हमारा बेलमोंट रिपोर्ट से होती है। पब्लिश्ड बाय नेशनल कमीशन आउटलाइनिंग द एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट। तो बेलमोंट रिपोर्ट ये आपका अच्छा खासा एमसीक्यू है कि क्या है बेलमोंट रिपोर्ट, ये बायोएथिक्स के लिए है। इसने क्या किया था, कुछ प्रिंसिपल्स तैयार किए थे। क्या थे वो, आओ देखें। 3 प्रिंसिपल्स कौन से तैयार हुए, रेस्पेक्ट फॉर पर्सन यानी कि ऑटोनॉमी एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इंसान का रेस्पेक्ट करना है। ठीक है, बेनिफिसेंस, मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट एंड मिनिमाइजिंग हार्म, बेनिफिट मैक्सिमम होना चाहिए और हार्म कम से कम होना चाहिए। जस्टिस, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च बर्डन्स एंड बेनिफिट, ये नहीं कि किसी एक वर्ग कम्युनिटी के ऊपर आप रिसर्च करने जा रहे हो, ऐसा नहीं, सब कुछ रिसर्च का बर्डन और बेनिफिट इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो देखो प्रिंसिपल्स की शुरुआत यहां से हो गई आना। बेलमोंट रिपोर्ट ये आपका एक मेन वो रहेगा जहां से आज का मॉडर्न बायोएथिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर 1979 में क्या होता है, द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स, प्रॉपर 4 प्रिंसिपल आ जाते हैं। ठीक है, टॉम एल ब्यूचैम्प एंड जेम्स एफ चिल्ड्रेस, इनने मिल करके डेफिनेशन है सेमिनल बुक दैट एस्टैब्लिश द 4 प्रिंसिपल ऑफ बायोएथिक्स। एक बुक थी जिसमें उन्होंने 4 प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया, ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, नॉन मेलिफिसेंस और जस्टिस, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े। यहां से अब 1979 से प्रॉपरली 4 प्रिंसिपल्स फॉलो होने लगे थे। ठीक है,
फिर 1981 में क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ लिस्बन। यहां पर क्या हुआ था, अ डॉक्यूमेंट अडॉप्टेड बाय, एक डॉक्यूमेंट था जो कि वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया, जिसमें आउटलाइन किया गया राइट्स ऑफ पेशेंट, पेशेंट्स के जो अधिकार थे, इंक्लूडिंग द राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट। इसके अंदर राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि सब कुछ उसका गोपनीय रखा जाएगा पेशेंट का, एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर के लिए हर पेशेंट को एक्सेस इक्वली रहेगा। तो ये कुछ यहाँ पर होता है हमारे पास लिस्बन में। इसका बायोएथिक्स से क्या रिलेशनशिप है, एम्फेसाइज करता है पेशेंट की ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी समझ गए अभी आप क्या होता है, एंड द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो यहाँ पर पेशेंट की ऑटोनॉमी और हेल्थ केयर जो दे रहे हैं उनकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ जिक्र है। रीइंफोर्सेस मतलब वापस से और मजबूती के साथ रीइंफोर्सेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पेक्टिंग पेशेंट्स राइट, ठीक है, कि पेशेंट्स के जो हक हैं उनको रेस्पेक्ट करना है इन क्लिनिकल प्रैक्टिस में, ठीक है। तो ये 10 और इसके बाद अपना एक 11वां है डेवलपमेंट इन इंडिया, क्योंकि ये 2017 लेटेस्ट आ गया। इंडिया में गठन होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डेवलप्ड, ठीक है, एथिकल गाइडलाइन। ये हमारे इंडिया में एथिकल गाइडलाइन को डेवलप करता है। यही आपका एमसीक्यू रहेगा कि इंडिया में एथिकल गाइडलाइन कौन डेवलप कर रहा है, आईसीएमआर डेवलप कर रहा है फॉर बायोमेडिकल रिसर्च। लेटेस्ट वर्जन इसका 2017 का है। अब बायोएथिक्स को हम लोग इंक्लूड कर दिए हैं मेडिकल, नर्सिंग और फार्मेसी के करिकुलम में, तो आप पढ़ रहे हो इसको, ठीक है, क्लियर है। अब इतनी सारी चीजों में पढ़ना क्या क्या है, तो आपको अगर सब कुछ नहीं पढ़ना है तो कम से कम एंशिएंट में हिप्पोक्रेट्स, ठीक है, उसके बाद न्यूरमबर्ग कोड, देन हेलसिंकी, फिर ये बता दोगे पॉटर ने दिया था, और आईसीएमआर पब्लिश, यानी कि 1 2 3 4 और 5, ये 5 पॉइंट आप इन हिस्ट्री में बता दोगे, दैट्स इट, ठीक है। कुछ और जो उस अंदर से लेना चाहते हो तो वो बता सकते हो, ठीक है। एक कैनेडी इंस्टीट्यूट का स्थापना हुई थी, ये देख सकते हो, परसीवियल मेडिकल एथिक्स थे, कुछ और आए थे, तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो उसमें इंक्लूड नहीं किए, ये खास हैं। ये 5 पॉइंट आपको पक्का देने हैं, इसके अलावा और आपको याद हो जाता है तो वो दे देंगे। मतलब कुछ नहीं है, किस घटना से क्या चीज बायोएथिक्स की डेवलप हुई है, बस यही चीज हमें समझनी है, ठीक है। पढ़े अब आईसीएमआर, सिंपल है चैप्टर, क्लियर हो गया होगा कि है क्या चैप्टर के अंदर। अब आईसीएमआर और इजी रहेगा, फटाफट देखते हैं। कह रहा है कि आईसीएमआर की नेशनल एथिकल गाइडलाइन जो है बायोमेडिकल और हेल्थ रिसर्च को लेकर के, उसके बारे में कुछ बताओ, जिसके अंदर ह्यूमन जो होते हैं रिसर्च के लिए लिए जाते हैं, इनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। क्वेश्चन ऐसे आएगा आपके ऊपर। द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है, हैज एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च। इन्होंने गाइडलाइन बनाई है कि भाई बायोमेडिकल और हेल्थ रिसर्च जब करोगे आप, जिसके अंदर ह्यूमंस हमारे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, तो उनके लिए गाइडलाइन बनाई है। क्यों? टू इंश्योर, ताकि सुनिश्चित हो सके डैट कि एथिकल स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन, जो एथिकल स्टैंडर्ड यानी कि नैतिकता के जो नियम है वो मेंटेन रहे, एंड पार्टिसिपेंट्स राइट्स, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके राइट, सेफ्टी, वेलबींग आर प्रोटेक्टेड, वो सब प्रोटेक्शन में रहें। द लेटेस्ट वर्जन नेशनल एथिकल गाइडलाइन और बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट 2017, लेटेस्ट क्या है 2017 का आया है। आउटलाइनिंग द की प्रिंसिपल्स, उसमें प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसेस एंड क्या से प्रोसेस होगी, एंड स्टैंडर्ड फॉर एथिकल रिसर्च प्रैक्टिसेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर एथिकल गाइडलाइन कौन बना रहा है? आईसीएमआर। कुछ मेन कंपोनेंट देखते हैं। जो प्रिंसिपल हैं वही 4 ऊपर वाले लिखेंगे। इन्फॉर्म कंसेंट दूसरा टॉपिक आ जाएगा, वो होना चाहिए, यानी कि रिसर्चर्स मस्ट ऑब्टेन वॉलंटरी इन्फॉर्म्ड कंसेंट। वॉलंटरी है ना, इवन यहां तक कि अब तो रिकॉर्डिंग होती है कि हाँ भाई बोलो, बता के रिकॉर्ड करो कि हाँ हम खुशी से आ रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो वॉलंटरी इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए फ्रॉम पार्टिसिपेंट की तरफ से, इंश्योरिंग दैट दे फुल्ली अंडरस्टैंड द पर्पस, जिससे सुनिश्चित हो सके कि वो पर्पस समझ रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट होगा, क्या प्रोसीजर होगा सॉरी, एंड पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं, बेनिफिट ऑफ द रिसर्च, क्या बेनिफिट होंगे रिसर्च के और क्या रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। देन इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमिटी, जिस किसी भी संस्था में रिसर्च होगी वहां पर एक इंस्टीट्यूशनल एथिक कमिटी बनेगी। एवरी रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट, जिस किसी के भी अंदर ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, मस्ट बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय एन इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमिटी।
इसको ICMR के थ्रू रजिस्टर करना पड़ता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेल्युएटिंग। ये जो कमेटी है ये जिम्मेदार होगी हर एक चीज के लिए, जो भी साइंटिफिक जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो साइंटिफिकली वैलिड है कि नहीं है, ठीक है, जो कि सुनिश्चित करेगा कि जो हमारा पार्टिसिपेंट है वो सेफ रहे और उनकी मॉनिटरिंग ऑनगोइंग स्टडी यानी कि लगातार जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उनके ऊपर नजर भी रखेगी कि भाई हमारा जो पार्टिसिपेंट है उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिस्क मिनिमाइजिंग होनी चाहिए, वही सारे पॉइंट आ रहे हैं घूम फिर के। रिसर्चर्स आर रिक्वायर्ड टू एसेस द रिस्क टू बेनिफिट रेशो। जो रिसर्च करेंगे उनको पहले ये देखना कि रिस्क टू बेनिफिट रेशो क्या है। अगर रिस्क ज्यादा है तो नहीं करेंगे, बेनिफिट ज्यादा है तो करेंगे, ठीक है, जिससे कि इंश्योर हो सके दैट बेनिफिट मस्ट आउटवे द रिस्क, कि जो बेनिफिट है वो रिस्क से ऊपर हो, बड़ा हो। वल्नरेबल पॉपुलेशन, फिर वाली कहानी आ गई। वल्नरेबल पॉपुलेशन इंक्लूड चिल्ड्रन, एल्डरली इंडिविजुअल, बूढ़े लोग, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, है ना, कुछ गरीब लोग होते हैं पड़े सड़क किनारे, यानी कि उनको उठा के ले गए आप, ऐसा नहीं, ठीक है। मेंटली डिसेबल्ड पर्सन, कुछ लोग दिमाग से थोड़े से मतलब होता है वायरिंग दिक्कत होती है, एंड तो ना जो मतलब दिमाग से कम समझ वाले लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, गैर कानूनी है। एंड दोज अनेबल टू गिव इन्फॉर्म कंसेंट ऑन देयर ओन, और ऐसे कुछ बहुत से लोग होते हैं जो दिमागी तौर से हम कहते हैं कि ये तो दिमाग से बच्चा है, वो खुद से अपना सोच समझ नहीं सकते हैं, अपना इन्फॉर्म कंसेंट नहीं दे सकते हैं, उनको आप इन्वॉल्व नहीं करोगे। स्पेशल जस्टिफिकेशन एंड एडिशनल सेफगार्ड, ठीक है, मस्ट इंक्लूड फॉर वल्नरेबल ग्रुप इन रिसर्च। अगर किसी वजह से इनको लिया जा रहा है, इनके ही लिए दवाइयां बन रही है और इनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो स्पेशल जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा आपको कि क्यों ले रहे हो, किससे ले रहे हो इनको, और एडिशनल सेफगार्ड यानी कि उनके बचाव के कुछ एक्स्ट्रा पैमाने आपको तय करने पड़ेंगे कि अगर चलते हुए कोई दिक्कत आती है रिसर्च में तो आप किस तरह उनकी सुरक्षा करोगे, टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, ठीक है। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, पार्टिसिपेंट डाटा मस्ट बी हैंडल्ड विद स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। पार्टिसिपेंट्स का जो डाटा, जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका जो डाटा है वो हैंडल किया जाएगा सख्त स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब बिल्कुल भी लीक नहीं होना चाहिए। एंड रिसर्चर्स मस्ट टेक एडुकेट स्टेप, और रिसर्चर्स को पर्याप्त स्टेप लेने हैं टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कि आप जहां पे इसको स्टोर कर रहे हो इंफॉर्मेशन को वहां से लीक ना हो, ठीक है। 7th है कंपनसेशन फॉर पार्टिसिपेशन एंड हार्म, ठीक है, अगर हार्म हो रहा है, नुकसान हो गया किसी चीज का, पार्टिसिपेंट की मान लो किसी में डेथ ही हो गई है तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इन केस ऑफ रिसर्च रिलेटेड इंजरी, रिसर्च की वजह से अगर इंजरी हुई है और या डेथ हो गई है, द स्पॉन्सर और रिसर्चर मस्ट प्रोवाइड कंपनसेशन एज पर एथिकल एंड लीगल स्टैंडर्ड्स। जो भी एथिकल लीगल स्टैंडर्ड के हिसाब से चीजें बताई गई हैं उसके हिसाब से आपको उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। रिसर्च ऑन स्टोर्ड बायोलॉजिकल सैंपल, स्टोर्ड बायोलॉजिकल सैंपल जैसे कि किसी का ब्लड ले लिया है, किसी का टिश्यू काट के ले लिया है, तो ये नहीं कि आप कर लोगे उसके ऊपर कभी भी कुछ भी एक्सपेरिमेंट, नहीं। सेकेंडरी रिसर्च ऑन स्टोर्ड बायोलॉजिकल सैंपल, मान लो मैंने उसके ऊपर रिसर्च कर लिया, अब उस पेशेंट का हमने कुछ टिश्यू वगैरह निकाल कर रख लिया है, उसके ऊपर भविष्य में रिसर्च करना है तो भी आपको क्या करना है, कंसेंट लेना पड़ेगा। तो सेकेंडरी रिसर्च में क्या आएगा, सजेस्ट टिश्यू, ब्लड, जेनेटिक मटेरियल आपने लिया है, सैंपल रिक्वायर्स प्रॉपर एथिक कमेटी अप्रूवल, पहले तो आपको कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम ओरिजिनल डोनर, जिसकी बॉडी का हिस्सा है वो, उससे भी आपको क्या लेना है, कंसेंट लेना है कि भाई आपकी बॉडी का हिस्सा हम इस तरीके से आगे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही नहीं किसी की बॉडी के हिस्से का साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। पार्टिसिपेंट्स इन क्लिनिकल ट्रायल शुड रिसीव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ स्टडी। ऑब्वियसली बात है, क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पूरा नॉलेज दिया जाएगा कि आपके ऊपर किस टाइप का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, क्या रिस्क है, एंड अल्टरनेटिव टू पार्टिसिपेशन, और पार्टिसिपेशन के अलावा और आप क्या कर सकते हैं, मतलब छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी। रिसर्चर्स शुड फॉलो गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड GCP, यानी कि गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, ठीक है। 10th स्पेशल कंसिडरेशन फॉर कम्युनिटी रिसर्च, अगर पूरी की पूरी कम्युनिटी के ऊपर रिसर्च होता है कई बार ना, कि पर्टिकुलर लोग क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, ये बीमारी इस कम्युनिटी में ज्यादा क्यों है, तो पूरी कम्युनिटी का रिसर्च होता है कई बार, ठीक है। ऐसे केस में इन्फॉर्म्ड कंसेंट मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम कम्युनिटी लीडर, जो लीडर है कम्युनिटी का, पहले तो उससे मिलो, उसका कंसेंट चाहिए, वरना पता चलो भड़का दे बाद में लोगों को, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव
इन एडिशन टू इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट, यानी कि लोगों से तो लोग हैं, उनके लीडर से भी लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड रेस्पेक्ट देयर कल्चरल वैल्यू, और जो उनका कल्चरल वैल्यू है वो जिस किसी भी धर्म को मान रहे हैं, ठीक है, उसका रेस्पेक्ट करते हुए आपको अपना एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। पोस्ट रिसर्च ऑब्लिगेशन, इफ एनी लॉन्ग टर्म फॉलोअप, यानी कि रिसर्च हो चुकी है और पार्टिसिपेंट घर जा चुका है और लगता है कि अगर फॉलोअप की जरूरत है लंबे समय तक, 4-5 साल 10 साल तक, उस पार्टिसिपेंट के ऊपर नजर रखने की जरूरत है, दवाइयों का साइड इफेक्ट या कुछ भी चीज हो सकती है, ठीक है। इफ एनी लॉन्ग टर्म फॉलोअप और मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड, जरूरत है उसकी, ड्यू टू पोटेंशियल रिस्क, कि कोई खतरा हो सकता है पार्टिसिपेंट को, रिसर्चर शुड इंश्योर दिस इज कैरिड आउट, वो ये सुनिश्चित करेगी कि लगातार फॉलोअप या मॉनिटरिंग चलती रहे, समय समय पर जाके टीम से एक बंदा जाएगा, पूछेगा कोई दिक्कत तो नहीं, ये वो कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, और वो उसको वैसा बताएगा। एंड द लास्ट वन इज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, अगर आप कोई रिसर्च इंटरनेशनल मतलब साइंटिस्ट के साथ मिल करके कोलैबोरेशन में कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में व्हेन कंडक्टिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च, रिसर्चर्स मस्ट अडहेयर टू बोथ, तब दोनों कंट्री का, इंडिया का और इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स दोनों को फॉलो करना पड़ेगा, हमारी कंट्री का भी और दूसरी कंट्री का भी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द बायोएथिक्स, ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। ओके, इसको पढ़िएगा, समझिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं, पॉइंट दिमाग में रख लो, उसको लिखना अपने आप से। हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री से ICMR के आधे पॉइंट याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, मिलते हैं कल, गुड नाइट।